नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेंगू फीवर क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर डेंगू फीवर हो गया है या अगर नहीं हुआ है तब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं डेंगू के बारे में। दोस्तों डेंगू एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है जो कि एक वायरस के द्वारा होती है और इसका जो वेक्टर होता है वो एक मच्छर होता है जिसका नाम फीमेल एडीज मच्छर होता है। एक्चुअली ये फीमेल एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ये एक इजिप्शियन मच्छर है। दोस्तों ये मच्छर देखने में जेब्रा की तरीके से लगता है और आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इस पर सफेद रंग की धारियां होंगी। तो अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो इन मच्छरों से थोड़ा सा दूर रहिए और कोशिश करिए मच्छर आपको ना काटे, तो ये फीवर नहीं होगा। दोस्तों डेंगू फीवर जैसा कि मैंने आपको बताया एक वायरल फीवर है और एक वायरल फीवर होने की वजह से इसकी कोई विशेष मेडिसिन नहीं बनी हुई है। कहने का मतलब ना तो इसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो सिम्पैथोमैटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्पैथोमैटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ना कि बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी उस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर लेते हैं और मैनेज करके ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया है तो फिर उसके अंदर क्या क्या लक्षण आएंगे, उससे पहले एक चीज़ और आपको जानना पड़ेगा कि जब भी कोई मच्छर काटता है और डेंगू फीवर होता है तो इसके बीच में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कहने का मतलब रोग उत्पन्न होने के पीरियड को, ये करीब 5 दिन का होता है। मच्छर के काटने के बाद जो सिम्टम्स आता है उसमें 5 दिन का समय लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का है और इसमें जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो 5 से 7 दिन तक दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जो दूसरे से लेकर के 5वां दिन है, ये 3-4 दिन जो है बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो है भारी होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा होती है और आपकी जान भी ले सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस इसमें रखने पड़ते हैं और आराम से आपको अच्छे से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसका जो सबसे मेन सिम्टम जो दिखाई पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो दिखाई पड़ता है कि फीवर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो 102 से 103 डिग्री तक आपको फीवर हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पूरे शरीर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ये सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, मतलब बॉडी में सूजन आ सकती है, गले में खराश हो सकती है और पेशाब में जलन हो सकती है, माउथ ड्राइनेस हो सकता है, नॉइज़िया वोमिटिंग की शिकायत दिखाई पड़ती है, क्योंकि पेट में गैस बनती है तो नॉइज़िया वोमिटिंग की शिकायत भी दिखाई पड़ती है। इस तरह से आपका हार्ट रेट स्लो हो सकता है, थोड़ा सा भी काम करने पे आपको थकान का अनुभव हो सकता है। इस वजह से इसमें बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है और ज़्यादा काम ना करने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ में जो इसका सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो दिखाई पड़ता है, जिसमें प्लेटलेट्स की भारी मात्रा में कमी हो जाती है। एक्चुअली प्लेटलेट्स आप में 1.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, पर इस बीमारी में ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है इससे ज़्यादा, जो कि इसका एक कॉमन लक्षण है और फिर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी देता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि डेंगू फीवर में दिखाई पड़ते हैं और ये सब अगर आपको दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेंगू फीवर हुआ है। तो कोशिश करें, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट लें, कभी भी लापरवाही ना करें, बीमारी में पहले इलाज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम लोग सिम्पैथोमैटिक ट्रीटमेंट देते हैं, कहने का मतलब सिम्टम का ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपको जैसा कि बताया कि इसमें फीवर जरूर होगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है उस टाइम पर कभी भी हम लोग इंजेक्टेबल्स का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेटलेट्स कम है। इंजेक्टेबल का उपयोग करेंगे तो हो सकता है ब्लीडिंग होने लगे, रुके ना, तो ओरल थेरेपी देते हैं, मतलब माउथ से दवा खिलाते हैं। अब ओरल थेरेपी में क्या क्या दे सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम लोग पैरासीटामॉल की टेबलेट देते हैं जब बुखार बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोशिश रहती है कि दिन में 3 बार दी जाए, लेकिन अगर फीवर नहीं सही होता है तो 3 से 4 बार भी पैरासीटामॉल 650 mg की टेबलेट दी जा सकती है। SOS भी दी जा सकती है। जब तक फीवर नहीं सही होता 7 से 8 दिन तक ये टेबलेट्स आपको दी जाती हैं, या अगर उससे कम दी जाती हैं अगर फीवर आपका सही हो जाता है तो। इसी के साथ में एक तो ये बात हो गई कि पैरासीटामॉल हमको यूज करना है। दूसरी चीज़ ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉइज़िया वोमिटिंग की शिकायत होती है, क्योंकि जब डेंगू होता है तो गैस बहुत ज़्यादा बनती है, या हम जो मेडिसिन खाते हैं उससे गैस बनती है, तो उस टाइम पे नॉइज़िया वोमिटिंग इन सब की शिकायत देखने को मिल सकती है। उसके लिए 2 मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, ओमिप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोम यूज करते हैं या पेंटोप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोम यूज करते हैं। दोनों में से एक आपको यूज करनी होती है, जो कि नॉइज़िया वोमिटिंग की समस्या को खत्म करती है। कहने का मतलब गैस को खत्म कर देगी तो पेट को खाली कर देगी। ये दोनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी होती है। ये 2 मेडिसिन हो गई। तीसरे नंबर पे डिहाइड्रेशन आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है इस बीमारी में, जिसकी वजह से ORS सॉल्यूशन दिए जाते हैं। ORS सॉल्यूशन दिए जाते हैं जिससे पेट में जो है दिक्कत जो हो रही है, मतलब डिहाइड्रेशन की शरीर में, वो ठीक हो पाए। अगर ORS से सही नहीं होता है तो उस टाइम पे कभी कभी IV फ्लूइड चढ़ा देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है और रोगी की हालत सीवियर हो गई है तो उस टाइम पे DNS या फिर RL दिया जाता है पेशेंट को, तो दिया जा सकता है।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो प्लेटलेट्स की कमी अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, मतलब 1.5 लाख से कम हुई है, 1 लाख से कम हो गई है और 70-80 हज़ार है, तो उस टाइम पे एक कैरीपिल नाम की एक मेडिसिन आती है जो कि पपीते के पत्तों से बनी होती है, तो उसको खिलाते हैं। तो इसके स्थान पर आप पपीते के पत्तों का जूस और डाइट में पपीता भी खिला सकते हैं पेशेंट को। इससे करके धीरे धीरे मात्रा में आप लोग प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब ये मेडिसिन दी जाती है। बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाती, नॉर्मली बढ़ाती है। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग कभी कभी एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वायरल डिजीज़ है पर एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है एंटीबायोटिक्स फ़ायदा करती हैं। तो कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, तो यहाँ पे हम लोग एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट का यूज़ करते हैं, जो कि 325 ग्राम की आती है, 325 मिलीग्राम की आती है। और ये मेडिसिन दिन में 2 बार बड़ों के अंदर यूज करते हैं, बच्चों के अंदर थोड़ा सा कम यूज करते हैं। तो ये करीब 3 दिन तक यूज की जाती है, बहुत ज़्यादा दिन तक ये एंटीबायोटिक आप यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई ये ओरल थेरेपी में दी जाती है डेंगू के अंदर में। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि पेशेंट को हमेशा जब तक वो ठीक नहीं होता है बेड रेस्ट करना होता है। कोई भी काम करने की सलाह नहीं देते हैं, धूप में जाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट की हालत ख़राब हो सकती है। इस वजह से बेड रेस्ट जरूर करें। दोस्तों, ये सारी ओरल थेरेपी जो मैंने आपको बताई है, ये सब ओरल थेरेपी हम लोग ज़्यादातर जब सीवियर कंडीशन नहीं होती तब यूज़ करते हैं। पर अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है पेशेंट को, उस टाइम पे आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। और आईवी जो है इंजेक्शन, अगर पेशेंट ले नहीं सकता माउथ से, तो उसको हम लोग आईवी एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग RL, DNS ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और इसी के साथ में अगर प्लेटलेट्स 10,000 से कम हो गई है, 15,000 से कम हो गई है, उस टाइम पे प्लेटलेट्स का इन्फ्यूज़न आता है, उसको पेशेंट को दिया जाता है, जो कि नॉर्मली प्लेटलेट्स को नॉर्मल कर देता है आसानी से। दोस्तों, आईवी देते समय एक चीज़ ध्यान देना होता है, जब भी हम आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो एक स्पीड से देते हैं, कभी भी स्पीड को बीच बीच में फ्लैक्चुएट नहीं कराते हैं, नहीं तो इससे पेशेंट को परेशानी हो सकती है और उसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो ये सब तो बात हो गई कि ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या देते हैं हॉस्पिटल के अंदर, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब थोड़ी बहुत बीमारी फैली हुई है उस टाइम पर क्या देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। अगर पेशेंट को बीमारी हो चुकी है तो क्या क्या सावधानी डॉक्टर को बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कभी भी मतलब अवॉइड करना चाहिए आईवी या IM इंजेक्शन जो भी है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट को परेशानी हो सकती है। हाँ, तभी यूज करें जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, तब आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर पेशेंट की जान बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट ओरली मेडिसिन नहीं ले सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे एस्प्रिन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वैसे ही प्लेटलेट्स कम है, खून पतला हो गया है, और आपको पता है कि एस्प्रिन एडिस्प्रिन जो होती है ये खून को पतला करती है और कोआगुलेटिंग फैक्टर को मतलब कम करती है। तो इस वजह से एस्प्रिन मेडिसिन नहीं दी जाती है। अब मान लो कि अगर किसी भी पेशेंट को बीमारी नहीं हुई है तो उसको क्या करना चाहिए। तो आप एक चीज़ देखें, डेंगू से बचने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करना चाहिए कि डेंगू जो होता है वो उसके जो मच्छर होते हैं वो साफ़ पानी में भी फैल जाते हैं, साफ़ पानी में फैल जाते हैं या पनप जाते हैं। तो जैसे शहरों के इलाकों में देखा जाता है, वैसे भी देखा जाता है आजकल कि जो कूलर जो होता है वहाँ पे जो पानी होता है उस पानी में ज़्यादातर मच्छर पनप जाते हैं। तो हमेशा उसको साफ़ करते रहना चाहिए, घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, आसपास की साफ़ सफाई करनी चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए आपको जो भी उसके लिए जो भी उपाय हैं उसको सोचना चाहिए और वो सारे उपाय करने चाहिए, जिससे मच्छरों की जो है मच्छर आपके आसपास ना पनप पाएँ और आपको ये बीमारी ना हो पाए। तो दोस्तों, ये सारी कंडीशंस होती हैं डेंगू होने की, जो मैंने आपको बताया। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है और बाकी सिम्टम्स मैंने आपको बताया ही है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बंद करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमने सारी जानकारी लगभग आपको डेंगू के बारे में दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में। कौन सी बीमारी के बारे में आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के शार्ट वीडियो देखने के लिए जो है, ये तो थोड़ा लंबा वीडियो था, और अगर आपको शार्ट वीडियो देखना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए शार्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।